निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण सुनिश्चित करने और ब्रिटिश प्रभाव में बनाए रखने के लिए यह कूटनीति को लागू किया। इस प्रणाली के तहत शासकों को आवश्यकता थी अपने ही खर्च पर ब्रिटिश सहायता सेना रखना, ब्रिटिश अनुमोदन के बिना किसी भी विदेश संबंध में शामिल न होना, ब्रिटिश सेनाओं के रखरखाव के लिए सुरक्षा के रूप में क्षेत्र प्रदान करना। इसकी प्रणाली का उपयोग शासकों को एक दूसरे से अलग करके अप्रत्यक्ष नियंत्रण लगाकर भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग को 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता, के दौरान उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले बादशाह आए थे। कैनिंग के विद्रोह को और उसके बाद के परिणामों का प्रबंधन किया गया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसे बाद में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों के लिए उनके सुधारों के लिए जाने जाते हैं। 1829 में सती प्रथा, विधवा दहन की प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने शिक्षा और सुधारों की दिशा में भी काम किया, जिससे पश्चिम शैली की शिक्षा को बढ़ावा देने और अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनवाने की शामिल था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे, सिविल सेवाओं को विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। 1828 से 1835। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 उनके विलय की नीति के लिए जाना जाता है। एक ऐसी नीति जिसमें ब्रिटिशों को किसी भी भारतीय राज्य का विलय करने की अनुमति दी। जहाँ शासक बिना प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के मर गया, इसके कई राज्यों का विलय हुआ, जिसमें सतारा, झांसी, नागपुर शामिल है। उनकी नीतियों के कारण और नाराजगी हुई 1857 भारत विद्रोह का कारण बना। उन्हें बुनियादी ढांचों के विकास का श्रेय भी दिया जाता है, जिसमें रेलवे नेटवर्क का विस्तार, टेलीग्राफ, डाक प्रणाली की शुरुआत आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय मृत पोलियो का टीका है? साल के वैक्सीन। निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन IPV या साल की वैक्सीन 1950 के दशक में अमेरिका चिकित्सक जॉन साल के द्वारा विकसित की गई थी और पहली बार 1955 में इसका उपयोग किया गया था। IPV 3 निष्क्रिय पोलियो वायरस उत्पादों का मिश्रण है, जिसमें सीरोटाइप से एक है। पोलियो वायरस को बैरो कोशिकाओं में विकसित किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से निष्क्रिय किया जाता है। IPV को अंतःपेशीय या चमड़े के नीचे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। IPV के लगभग ग्रस्त पोलियो के मामलों की संख्या को प्रति वर्ष लगभग 20,000 से घटाकर 2,000 कर दिया। इसने स्कैंडिनेविया और नीदरलैंड में पोलियो का उन्मूलन किया। साल के द्वारा विकसित प्रारंभिक फॉर्मूले को 1980 के दशक में अंत तक एक उन्नत क्षमता फॉर्मूले द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1960 के दशक में डॉक्टर अल्बर्ट सावेन ने एक जीवित, क्षीणित, कमजोर और मौखिक पोलियो वैक्सीन विकसित की। अल्बर्ट सावेन OPV ने महामारी को रोकने और विषाणु संरक्षण को रोकने की मदद की, जिसके परिणामस्वरूप 1980 तक दशक में पूरे महाद्वीप में विषाणु का उन्मूलन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश शासन का पुरस्कार से श्लोक गायिका है? अजिता श्रीवास्तव। काजरी ढूंढरी दादा चौरचत्ता इलारूढ़ गुरुमती बाबा तीजनबाई। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? भारत ने 2011 में पहला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता। पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को हरा। एशिया चैंपियनशिप हॉकी एशिया में आयोजित एक प्रतिष्ठित फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जो एशियाई हॉकी राष्ट्रों को प्रतिभा प्रतिस्पर्धा करता है। 2011 में आयोजित किया गया। मेजबान ऑर्डर्स चीन। भाग लेने वाली टीम भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। विजेता भारत। फाइनल मैच भारत ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को हराया। तमिल भाषा के पहले महाकाव्य शिल्पाधिकाराम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया, इलंगो आदिगल द्वारा। संगम काल के टाइम की बात है। इसके प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इलंगो नामक द्वारा एक कवि द्वारा लिखा गया, इलंगो द्वारा लिखित है। शिल्पाधिकारम
और तोल्कापियार में आंसर लगा। तोल्कापियार कौन है? तोल्कापियार एक प्राचीन तमिल विद्वान और कवि थे जिन्हें तमिल साहित्य के सबसे शुरुआती कार्यक्रमों से एक को तोल्काप्पियम लिखने के लिए जाना जाता है। तोल्काप्पियम व्याकरण, काव्य शास्त्र और अलंकार का एक ग्रंथ है। यह तमिल भाषा के अध्ययन की नींव रखता है। माना जाता है कि इसने 200 ईस्वी पूर्व 300 ईस्वी के बीच रखा गया। पाठ ध्वन्यात्मक रूप विज्ञान, वाक्य रचना शास्त्र को शामिल किया गया, जो तमिल भाषा की संरचना और कविता के लिए इसके नियमों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तोल्काप्पियर के काम ने तमिल साहित्य परंपरा को आकार देने प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब तिरुमलिसाई अलवार में थे जो वैष्णववाद कवि संतों का समूह था। तो यह महत्वपूर्ण है। तोल्काप्पियर अलंकारिक साइंस के क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सीधा श्रृंखला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र एक मेथ एथ ब्यूटरिक अम्ल एक सीधा श्रृंखला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H है। ब्यूटेनोइक अम्ल के रूप में जाना जाता है। ब्यूटरिक अम्ल एक रंगीन तेलीय द्रव जैसे अप्रिय गंध होती है। यह संतृप्त अम्ल है। आमतौर पर तटस्थ जल विरोधी नल अघुलनशील होता है। ब्यूटरिक अम्ल खराब बसीय उत्पादों की बासी गंध के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नामकरण प्रणाली द्वारा हाइड्रोकार्बन सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला है। प्रत्यक्ष ओइक अम्ल मूल ई अंत में आता है। मेथनोइक अम्ल जैसे फॉर्मिक अम्ल CH चीटी का ढंग में होता है। एथेनोइक अम्ल इसे एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। CH3COOH CH2COO। प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो-खो किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया? 1936 में। 1936 के ओलंपिक के दौरान मुख्य स्टेडियम में खो-खो को एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया। 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 11वें ओलंपियाड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका के बर्लिन में आयोजित किए गए थे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विभिन्न देशों में पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करना था। खो-खो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि एक आधिकारिक ओलंपिक एक नहीं था, लेकिन प्रदर्शनी ने खो-खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। 1936 के ओलंपिक के अक्सर राजनीतिक संदर्भ में नाजी शासन प्रसार 1936 में। से अधिक क्षेत्रफल पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? प्रशांत क्रिस्टल प्लेट। प्रशांत प्लेट एक महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्लेट का आकार 10,39,00,000 है। न्यूजीलैंड के आसपास के क्षेत्रों, कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश प्रशांत प्लेट समुद्री परत से बनी है। अंटार्कटिका दक्षिण महाद्वीप और लगभग दक्षिण ध्रुव का स्थल है। अंटार्कटिका का आकार 14 मिलियन किलोमीटर का है। यूरेशियन यूरोपीय प्लेट एक अधिकांश महाद्वीप यूरेशियन प्लेट में है। यूरेशियन प्लेट का आकार इतना है। कोकप प्लेट, प्रशांत प्लेट, जावा प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई 67,956 किलोमीटर है। 67,956 किलोमीटर। ब्रॉडगेज 63,950 मीटर गेज 2402। नैरोगेज ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्रम निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 1979 में नृत्य की प्रतिमा गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। नृत्यग्राम कर्नाटक में हेसरघट्टा जिले के पास स्थित एक ओडिसी नृत्य संस्थान है। दो 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित और पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। सबसे कम उम्र के जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा दी गई पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक थे। जाकिर हुसैन का जन्म 1 मार्च 1951 में एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, टक्कर वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता
अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने 1988 पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया था। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। भी संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी द्वारा दी जाने वाली मान्यता प्राप्त करने पर सबसे कम उम्र के संगीतकारों में से एक बन गए। पंडित रविशंकर बेस भारतीय सितार वादक थे। उनका जन्म 1920 में 2012 तक हुआ। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्धि प्रतिपादित बन गए। 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिले। पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के साथ साथ भक्ति भजन लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए भी जाने जाते हैं। जोशी हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की किराना घराना परंपरा से संबंधित है। श्याम शर्मा जोशी से गायन और हारमोनियम की शिक्षा प्राप्त की। जोशी ने उस्ताद अब्दुल करीम खान को सुना और उनके जैसा गाने का फैसला किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म विभूषण, 1980 में पद्म भूषण, 2001 में भारत रत्न और 1950 में प्रत्येक गणतंत्र सेनाएं बजाई पहली गणतंत्र दिवस पर सेनाएं बजाई। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के निम्नलिखित किस धारा में निर्वाह भत्ता सम्मिलित है? धारा 5।